प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए राजस्थान का मानचित्र लेकर आए हैं और उस मानचित्र में आपको राजस्थान की धरातलीय अथवा उच्चावच के संदर्भ में जानकारी साझा करेंगे। भारत को जिस प्रकार से 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, वैसे भी राजस्थान को भी 4 मुख्य भौतिक प्रदेशों में या मुख्य उच्चावच अथवा धरातलीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उसमें मुख्य हैं आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये अरावली का जो पश्चिम का जो हिस्सा है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। इसके बाद दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये बीच में जो आपकी शेडिंग है लाइन्स के माध्यम से वो अरावली पर्वतीय प्रदेश है। तीसरा जो हिस्सा है वो है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और चौथा जो हिस्सा है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हाड़ौती पठारी के नाम से क्षेत्र के नाम से भी जाना जाते हैं। 1, 2, 3 और ये 4, इस प्रकार 4 भौतिक प्रदेशों में अथवा धरातलीय प्रदेशों में राजस्थान को मुख्य रूप से विभाजित किया गया है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो एक जल विभाजक का काम भी करती है। जिसे आप देखेंगे ये अरावली पर्वतमाला है, ये पूरी, और ये जल विभाजक का काम करती है। यानी कि बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को पश्चिम की तरफ नहीं जाने देती है और पूर्व और पश्चिम में भारी मात्रा में वर्षा की भिन्नता भी है। अब इसके बाद हम पहला जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके बारे में जानकारी साझा करेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये जो क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का जो हिस्सा है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है और ये 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है वो इधर तो है शुष्क प्रदेश और ये है अर्ध शुष्क प्रदेश दूसरा, यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश बांटा गया है। यहाँ पर विशाल थार का मरुस्थल है, रेत है, रेत ही रेत है, जिसको थार का रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ पर वायु क्रिया का बहुत ही प्रभुत्व है और पार्श्विक दृष्टि से ये मरु प्रदेश है। यहाँ सर्वाधिक जो प्रोसेस रहती है अपर्दन की है वो है वायु अपर्दन सर्वाधिक, क्योंकि तेज़ गति से हवाएं बहती हैं और वो हवाएं और अपनी गति से और अपर्दन करती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस अपर्दन से प्राप्त जो वायु की मात्रा है या धूल की मात्रा है उसको दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। ये जो विस्तार है इसका वो पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र का वो 1,75,000 और वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। इसके अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर, जिसे आप इन ज़िलों के बारे में जानते होंगे कि बाड़मेर ये जो क्षेत्र है इधर बाड़मेर, इसके बाद जैसलमेर का जो हिस्सा है, फिर इसके बाद बीकानेर और जोधपुर, यहाँ पाली इधर है, जालौर यहाँ पर है, इसके बाद सीकर जो क्षेत्र है वो यहाँ है और चूरू है ऊपर है, इसके बाद झुंझुनू यहाँ, इसके बाद जो है हनुमानगढ़ ये क्षेत्र है, गंगानगर ये क्षेत्र है, ये सम्मिलित किए जाते हैं। ये आपके पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये ज़िले। इसके बाद आप ये देखेंगे कि इसमें सामान्य जो ढाल है नदियों का जो पानी इकट्ठा होता है वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण है। यानी कि जो नदियों का पानी इकट्ठा होता है उसका सामान्य जो ढाल है वो पूर्व से पश्चिम इस ढंग से है या फिर उत्तर से और दक्षिण है या फिर इधर है। ये इस प्रकार से ढाल 2 प्रकार से है कि नदियाँ जो बहती हैं या तो पश्चिम की तरफ बहती हैं या दक्षिण की तरफ बहती हैं पानी इकट्ठा होकर के, और इसकी जो ऊंचाई है वो सामान्य 300 मीटर के आसपास है। दक्षिणी भाग की लगभग 150 मीटर है।
उच्चावच की दृष्टि से और मरुस्थलीय प्रदेश को 4 उप प्रदेशों में बांटा गया है उच्चावच के दृष्टिकोण से। अब उसमें जो 4 जो उप क्षेत्र हैं वो हैं महान मरुस्थल, पहला है महान और मरुस्थल। दूसरा है बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर का चट्टानी क्षेत्र, ये पहला और ये दूसरा। तीसरा है लघु मरुस्थल, लघु और मरुस्थल। और चौथा है अर्धशुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश। ये 4 इस प्रदेश को उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है उच्चावच की दृष्टि से। अब इसमें हम देखते हैं कि जो महान मरुस्थल है, ये महान मरुस्थल और वो भारत और पाक सीमा के सहारे है, यानी कि ये भारत और पाक सीमा के सहारे। और बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप यानी कि रेत के जो टीले हैं, बालू का स्तूप है, रेत के टीले हैं। और दूसरा है बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर का जो, ये बाड़मेर और जैसलमेर और बीकानेर का जो क्षेत्र है उसमें आता है। तीसरा लघु मरुस्थल है, जो कि चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक है। यानी कच्छ की खाड़ी यहाँ पर है, नीचे गुजरात में है, और कच्छ की खाड़ी से और बीकानेर तक हिस्सा है इसका। अर्धशुष्क मरुस्थल ये लूनी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश को सम्मिलित करता है। लूनी बेसिन और शेखावाटी क्षेत्र हम देखें कि जो शेखावाटी क्षेत्र है वो ये क्षेत्र है शेखावाटी, और ये लूनी बेसिन है, ये 2 क्षेत्र हैं जिसमें आपको इसमें दिख रहा है अर्धशुष्क प्रदेश। ये शेखावाटी क्षेत्र और लूनी बेसिन 2 क्षेत्र हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो निर्माण है सामान्यतः माना जाता है कि इस एरिया में पहले और समुद्र हुआ करता था। समुद्र धीरे धीरे प्रत्यावर्तित रिट्रीट होता गया और नदियों ने अपना निक्षेप बिछाना चालू कर दिया, जो कि धीरे धीरे और रेगिस्तान में तब्दील हो गया। आज भी यहाँ पर जुरासिक और उस कार्बोनेस काल के जो अवशेष हैं वो मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे या हमें मिलेगा कि इस एरिया में और आकलवुड फॉसिल पार्क है, आकलवुड फॉसिल पार्क है। यहाँ पर जुरासिक समय के या कार्बोनिफेरस काल के और अवशेष मिले हैं। यहाँ पर लिग्नेटाइट प्रकार की और कोयला भी मिलता है, लिग्नेटाइट प्रकार का। पलाना में लिग्नेटाइट प्रकार का जो कोयला है वो मिलता है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ इस मरुस्थल में कई स्थानों में जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, यहाँ पर चूना पत्थर और बालू पत्थर यानी कि लाइमस्टोन और सैंडस्टोन के भंडार भी मिले हैं। लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, लाइमस्टोन बोलते हैं चूना पत्थर को और सैंडस्टोन बोलते हैं बालू का पत्थर को। ये 2 पत्थर हैं प्राय यहाँ पर मुख्यतः मिलते हैं, और बालू मिट्टी के टीले ही टीले हैं। अब ये जो बालू मिट्टी के जो टीले हैं, बालू का स्तूप जिनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं, वो उनके आकार, स्वरूप, वायु की दिशा किस दर से है, यानी कि सामान्यतः यदि वायु का वो जो बहाव है वो इस ढंग से है तो बालू का स्तूप भी आकार उसी ढंग से लेगा। तो यहाँ पर बालू का स्तूपों का यदि प्रकारों का वर्णन करें तो सामान्यतः ये इनका जो वर्णन है वो हमें देखेंगे कि पहला रेखीय बालू का स्तूप मिलते हैं। दूसरा बरखान प्रकार के हम मिलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बरखान प्रकार के। तीसरा पैराबोलिक मिलते हैं, पैराबोलिक। और चौथा है तारा प्रकार के। 5वां है अवरोधी बालू का स्तूप, और 6वां है स्रव यानी कि झाड़ी से जो टकरा करके जो बालू का स्तूप बनते हैं वो स्रव काफ़ी प्रकार के बालू का स्तूप कहलाते हैं। अब इसके बाद हम इन बालू का स्तूपों की अध्ययन जो कर रहे हैं वो मुख्यतः इसमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो है बरखान। जो सामान्यतः बरखान जो बनता है वो इस ढंग से बनता है, और
जैसे इधर से हवा आ रही है तो हवा यहाँ से लेकर के और इस ढंग से बनाती जाती है। यहाँ पर जो गर्त बनता है उसमें कई बार पानी भर जाता है, तो जो प्लाया झीलें हैं जो रेगिस्तानों में बनती हैं वो भी यहाँ पर उनका निर्माण हो जाता है, प्लाया झीलों का निर्माण हो जाता है। अब हम दूसरे इसका जो हिस्सा है शुष्क रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बारे में देखेंगे। तो शुष्क रेतीला जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको देखें कि ये 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा से और अर्धशुष्क और शुष्क में अलग होते हैं। जैसे ये जो रेखा है वो 25 सेंटीमीटर की रेखा है, यानी कि इस रेखा के और पश्चिम में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और इधर की तरफ यानी पूर्व में 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इसलिए ये जो रेखा है वो औसत 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा मानी जाती है। तो 25 सेंटीमीटर की रेखा से पश्चिम में जो क्षेत्र है वो तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है और पश्चिम 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा से जो पूरब की तरफ है वो अर्धशुष्क प्रकार का जो क्षेत्र है। इसमें जो मिलती हैं मुख्यतः अभी हमने जो चर्चा की थी कि लूनी बेसिन, यहाँ पर लूनी बेसिन हमने चर्चा की थी कि लूनी बेसिन और लूनी बेसिन लूनी नदी के नाम से इसका नामकरण हुआ है, ये लूनी बेसिन। और दूसरा शेखावाटी क्षेत्र, ये शेखावाटी क्षेत्र ये अर्धशुष्क प्रकार के और क्षेत्र में ये दो मुख्य उपभाग हैं इसके। और एक और उपभाग है वो है घग्गर का मैदान, ये आपको घग्गर का मैदान दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार अब हम लूनी बेसिन को देखें तो लूनी बेसिन जैसा कि आपको यहाँ पर ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र यहाँ पर पाली, जालौर, सिरोही ये मुख्यतः जिले हैं। पाली और जालौर और सिरोही ये लूनी बेसिन के क्षेत्र हैं। लूनी नदी और नागौर मुख्यतः जोधपुर। मरुस्थल के केवल इसी प्रदेश में लूनी नदी का क्रम विकसित हुआ है और यहाँ इसकी जो अन्य शाखाएं लूनी की, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जवाई एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी की, गुहिया और बांडी ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं, सूकड़ी ये भी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। लूनी नदी का जो संपूर्ण अपवाह तंत्र है वो जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है और इसलिए इस क्षेत्र को हम लूनी बेसिन के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। और यहाँ पर एकाकी पहाड़ियाँ प्रकार की हैं और यहाँ जो हमें देखने को मिलता है वो पचपदरा और सन बरला, कपराना में खारे पानी के गर्त हैं और इसलिए हमने पचपदरा झील का नाम सुना ही होगा। बाड़मेर में पचपदरा ये खारे पानी की झील है, ये लूनी बेसिन के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद हम दूसरा जो लें वो है शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी उपहिस्सा ये बांकर शेखावाटी हम ये देख सकते हैं। शेखावाटी इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो मुख्यतः झुंझुनू, सीकर और चूरू। झुंझुनू, सीकर और चूरू ये 3 जिले मुख्यतः आते हैं। कुछ हिस्सा नागौर का भी आता है और यहाँ पर बालुका स्तूपों से युक्त रेतीले मैदान मिलते हैं, यानी बालुका स्तूप मिलते हैं यहाँ पर इस ढंग से, जो वायु के द्वारा रेत के माध्यम से बनाए जाते हैं। और यहाँ सामर झील है मुख्यतः इस एरिया में, जो जयपुर और अजमेर के आसपास है। और इसमें सामर झील में और हम ये देखते हैं कुछ नदियाँ गिरती हैं, उनके नाम हम लिखेंगे दूसरे कलर से, मेघा और रूपनगढ़। ये मुख्य नदियाँ हैं। और कातली नदी भी अरावली से निकल करके और आगे बढ़ती है। एक कातली नदी भी यहाँ इस क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में मिलती है। यहाँ जो अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होने से और बालुका स्तूप वनस्पति है, जैसे पश्चिमी रेगिस्तान में और वनस्पति का अभाव था, लेकिन अर्धशुष्क प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्र में वनस्पति भी देखने को मिलती है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से पश्चिम के यहाँ पर वर्षा अधिक होती है।
और यहाँ पर जो खारे पानी की जो झीलें हैं मुख्यतः या लवड़ीय गर्त हैं, उनमें हम देखने को मिलता है कि लवड़ीय गर्तों में और जो मुख्य हैं वो डीडवाना और डेगाना, ताल छापर, कुचामन, ये गर्त हैं खारे पानी के। यानी हम खारे पानी की इनको झील भी बोल सकते हैं, ये गर्त हैं। और सामर झील यहाँ राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध खारे पानी की झील है और जो नमक का एक बड़ा स्रोत भी है। अब हम अंतिम इस पार्ट का एक उप पार्ट देखते हैं, वो है घग्गर का मैदान। ये घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान, हम इसमें घग्गर का मैदान ये देखेंगे। अब इसके बाद घग्गर का मैदान हमें देखने को मिलता है, ये मुख्यतः है और जो है वो गंगानगर और इस क्षेत्र में जो है गंगानगर और हनुमानगढ़ दो ज़िले मुख्यतः हैं। और वर्तमान में जो घग्गर नदी है वो एक तरह से मृत प्रकार की नदी है, इसलिए इसको डेड रिवर भी कहा जाता है। और ये घग्गर नदी प्राचीन वैदिक कालीन नदी माना जाता है इसको, और इसका हिमालय से उद्भव माना जाता है। स्थानीय भाषा में इसको जो नाम है वह है नाली घग्गर नदी, क्योंकि ये पहले खूब ज़ोर से बहा करती थी, लेकिन वर्तमान में शुष्क प्रकार की हो गई है, लेकिन इसका जो पेटा है वो आज भी विद्यमान है, इसलिए नाली बोलते हैं इसको। और ये संपूर्ण जो क्षेत्र है उसको मैदानी क्षेत्र बनाया है इसने, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस घग्गर के मैदान में और इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से इस एरिया को बड़ा ही संपन्न कर दिया गया है, धन धन से पूर्ण कर दिया गया है। इसलिए आज घग्गर नदी का जो मैदान है वो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से राजस्थान में सर्वाधिक संपन्न प्रकार का कृषि प्रधान प्रकार का प्रदेश माना जाता है। तो आज की वीडियो में हमने राजस्थान के उच्चावच के प्रथम पार्ट को आपको बताया था, और अगले वीडियो में हम सेकंड पार्ट अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे।